बढ़िया ही समझ लो। दो थ्योरी पढ़ी थी मैंने, दो थ्योरी पढ़ी थी मैंने इकोनॉमिक्स की। नंबर फर्स्ट पढ़ी थी क्लासिकल थ्योरी, चुप हो जाओ, और दूसरे नंबर पढ़ी थी हमने किन्स थ्योरी। और जो क्लासिकल थ्योरी थी ना मेरी, क्लासिकल थ्योरी में हम जो क्लासिकल थ्योरी थी, मैंने कहा एक स्टेटमेंट पढ़ा रही थी, JB से के द्वारा दी गई थी यार। क्लासिकल थ्योरी JB से के द्वारा दी गई थी, JB से। इसमें बताया गया था जो ना आपूर्ति मांग का सर्जन स्वयं करती है। इसमें बताया गया जो आपूर्ति हो ना, आपूर्ति मतलब क्या हो, सप्लाई, जो सप्लाई हो, सप्लाई है ना, आप सप्लाई बढ़ाओ, जो डिमांड है ना खुद बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़नी जाएगी। सप्लाई मतलब आपूर्ति बढ़ाओ, आप आपूर्ति बढ़ाओ और मांग स्वयं बढ़ जाएगी। ये किसका नियम था, JB का, आया समझ में। उसके बाद क्या हुआ, भारत के अंदर ना, भारत ज़्यादा सुनना अच्छे तरीके से, कल हम कहाँ छोड़ देते, कल वाली क्लास में कहाँ रोक दिया था इस अपनी क्लास को। कल बताया गया था जो भारत के अंदर ना, भारत की समस्या ही हमेशा आपूर्ति की रही, सप्लाई साइड की। वर्ष 1950 के बाद आज तक भी भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी भारत के अंदर डिमांड की समस्या रही हो। इतना बड़ा देश है भारत, और भारत की जनसंख्या ना वर्ष 1971 के बाद तेजी के साथ बढ़ी, और जनसंख्या जहाँ होगी ना वहाँ डिमांड की तो कोई कमी है नहीं। आज समझ लो, समस्या हमारी आई है उत्पादन की, और उत्पादन की समस्या क्यों हो, क्योंकि आज भी हम उत्पादन पर ही ध्यान दे रहे हैं। और जो विकसित देश है ना, उनके यहाँ उत्पादन हो चुका, उनके यहाँ हो चुका, सब चीज़ बन चुकी उनके यहाँ। आज समझ, तो उनकी समस्या दूसरे टाइप की। तो जब दूसरे टाइप की समस्या होगी, वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी आई, बहुत सारा किताब लिखा हुआ, कभी एयरपोर्ट पर जाओ, आया समझ, वहाँ बहुत सारी किताबें मिलती है, तो एक किताब उठा लेना 1929 की आर्थिक महामंदी, पढ़ लेना बैठ कर। मैं भी पढ़ता था, मुझे यही शौक बैठने, 1.5-2 घंटे में पूरी किताब समाप्त हो जाए पढ़ते पढ़ते। लेकिन तुम्हें जब इंटरेस्ट आगा, जब उसके अंदर नए नए अर्थ पता होंगे, कारण पता होंगे उसके अंदर, जब भी तुम्हें इंटरेस्ट आगा इकोनॉमिक्स की, जब तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो उसके बाद भी किताबें पढ़ते रहना। किताबें तभी पढ़नी चाहिए, यूँ नहीं है कि बस सिलेक्शन होगा तो बड़े बड़े लोग, जो दिग्गज लोग, मैं आज भी पढ़ते रहते हैं। मैंने बताया मैं कितना पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ यार, रियलिटी में ही समझ में आया बात। शौक हो मुझे पढ़ी, बचपन से ही शौक हो पढ़ने का, सबके अपने अपने शौक हो, समझ आई बात। तुम अभी कुछ ना कुछ शौक हो, मुझे शौक हो पढ़ने का, बस यही खास बात है। तो आदत बना लो नई नई किताबें पढ़ने की, नए नए लोगों को सुनने की, समझ में आई बात है। बड़े लोगों को बनाने की, बड़े लोगों को सुनने की, जिसकी आदत होगी ना वो ऑटोमेटिक खुद ही बड़ा बन जाएगा। ठीक, उसके बाद जो कीन्स की थ्योरी थी, कीन्स की थ्योरी का जन्म जब हुआ जब यूरोप के अंदर महामंदी आई, 1929 की आर्थिक महामंदी। इसलिए कीन्स की थ्योरी पर आरोप लगाया जा ये केवल विकसित देशों के लिए सूटेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भारत की समस्या कभी डिमांड की रही ना, तो हो सकता है हमें कीन्स थ्योरी को अपनाना पड़ा। समझ में आया बात है, हो सकता है हमें कभी कीन्स थ्योरी को अपनाना पड़ा। और कीन्स थ्योरी क्या कहती है, आप ना डिमांड बढ़ाओ, सिर्फ क्या बढ़ानी, डिमांड बढ़ाओ, मांग जैसे बढ़ाओगे ना आपूर्ति स्वयं बढ़ जाएगी, आपूर्ति स्वयं बढ़ जाएगी, ऐसा बात कहते हैं। डिमांड पर ध्यान दिया जा, इनके यहाँ डिमांड पर ध्यान दिया जा, हमारे यहाँ सप्लाई साइड को फोकस करा जा। आज भी हमारे यहाँ कोई बंदा अगर वर्तमान समय के अंदर केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, क्लासिकल थ्योरी की बात बता रहा हूँ, आज वो केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है। मैं अपने सारी वीडियो बना रहा हूँ, बनाते चले जाओ, अभी डिमांड नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछता है क्या इकोनॉमिक्स। एक टाइम में इसका ही आएगा, हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ेगा और उससे बार बार मेरी जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। आज समझ, खोज खोज को पड़ेगा मुझे, कैसे पड़ेगा, मार्केट में पहले यहाँ पर लिया मैंने ना, समझ एक बात है। अभी मैं कौन सी थ्योरी फॉलो कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज भी क्लासिकल थ्योरी पर काम करती है अधिकांश तो जनसंख्या, क्योंकि एक दिन इसका डिमांड होगा, और जिस दिन डिमांड होगा ना, यूपीएससी का सिलेक्शन तो 10-12 लोग ही पढ़ते हैं बस। मैंने कहा था हिंदी मीडियम का एग्जाम देने वाली की संख्या 34-35 स्कूल तो पढ़ रहा होगा, वो भी आईएएस क्या पीसीएस में जा रहा सब, समझ पाया बात। तो एग्जाम कौन देगा, इतनी भी तो बात समझ नहीं होगी। तुम एक व्यक्ति का नाम बता दो तुम्हारे आसपास पड़ोस में रिश्तेदार में हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहा हो यूपीएससी की, तो फिर तुम कहाँ टेंशन ले रहे, तुम तो सबसे यूनिक हुए ना, तुम तो वो रास्ता अपना रहे जहाँ सफलता के चांस आज तक तुम्हें लगते ही नहीं दूर दूर तक। तो तुम तो दुनिया में सबसे अलग होगे, और अलग ही तो काम करना चाहिए, समझ पाया बात है। ठीक, तो मैंने मार्केट को पहले ही हाँप लिया, अब पहले हाँप लिया 4 टक मेरे वीडियो हो गए। जिस दिन मेरा मूड बदला उस दिन उठा कर प्राइवेट कर दूंगा, महंगे महंगे दाम पर बेचूंगा। कैसे दाम पर, मान लो ये लड़की तुम से कोई आईएएस बनती है, खड़ी हो गई यूट्यूब पर जा, खड़ी होकर पता क्या क्या की, सोनू सर की वीडियो देखी थी, दुनिया में मैं तो मानती नहीं, उन द बेस्ट कोई टीचर है, जाओ देख लो। और चिल्ला चिल्ला कर कहेगी, तुम नहीं कहेगी तो तुम्हारी चप्पल मारूंगा, आया समझ में। इतनी बात होता समझ, ऐसे मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ने की, ठीक, क्योंकि तुम्हारा इंटरव्यू मेरे तो शुरू होगा, ठीक, और मेरे पे खत्म होगा, मुझे इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है ही। तुम्हारा इंटरव्यू ही में ही शुरू, मेरे से शुरू होगा और मेरे से ही खत्म होगा लास्ट में जाकर,
उसके बाद बीच में तुम अपनी बड़ी मेहनत घुसाओगे और उसमें भी मेरा ही नाम घुसाओगे जाकर, इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है ही तुमको। समझ आई बात, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। और नहीं है तो ये आसपास समाज समझ आए, सोसाइटी के लोग तुम्हारे मुंह में खुद जूता चढ़ाएंगे। ये बात सही है गलत है? पता क्या कहेंगे, कितनी झूठ बोल रही है, कितनी झूठ बोल रही है, रोज की रोज रोज 8 बजे ट्यूशन आती थी, रात को हमारे यहाँ से जाती हुई देखी हमने, कितनी झूठ बोल रही। ये बात सही है गलत है? और तुम्हारा एक स्टेटमेंट, काजल आई, काजल ने कहा मैंने तो भैया की वीडियो देखी थी। लोग करेंगे भैया कौन है? भैया जी। अच्छा भैया जी, अच्छा भैया की वीडियो देखे थे, भैया जी कौन है? अच्छा, लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया, वीडियो का डिमांड बढ़ जाएगा। नहीं, खोज खोज को पड़ेगा, खोज खोज यार। यानी इकोनॉमिक आप क्या हो गया यार, इकोनॉमिक्स तो मतलब गजब, मेरे तो खून में बस गया। उनका पढ़ा हुआ तो मैं आज तक ना भूल ली, आए सब कुछ तो भूल गई। आया समझ में, मेरे बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, सब मर गए। आया समझ में, उन्होंने आज पढ़ा था पी नोट्स क्या, वो विधि मांगो गुस्सा, शेयर बाजार तो मैं आज भी, मुझे डीमेट अकाउंट आज भी खोल दूंगी मैं। आया समझ में, इतना मत बताओ, समझ में आया नहीं है? ठीक, तो जैसे तुम ये स्टेटमेंट दोगे ना, खड़े होगा, तो मेरा डिमांड खुद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्या तुम मुझे कोई जानता ना, फिर तो लाखों हजारों की डिमांड होगी मेरी। मैं वीडियो उठाऊंगा सारे के सारे, दोबारा नहीं पढ़ाने का, प्राइवेट कर दूंगा, अपने ऐप पर डाल दूंगा, और वहाँ लिखूंगा 10,000, 20,000 और 10,000 और मल्टीप्लाई करके निकाल लो। हाँ, मैं तो रात भर अमीर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कौन सी साइड को फोकस करा, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान, क्लासिकल थ्योरी पर फोकस करते हुए मैंने सिर्फ किस पर ध्यान दिया? आपूर्ति पर ध्यान दिया, मांग डिमांड पर ध्यान दिया। मैंने कहा मेरी वीडियो को लाइक करो तुम, मुझे जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। समझ में आई बात क्या? मैंने कहा मेरी वीडियो को तुम नीचे कमेंट करो, मुझे मतलब ही नहीं है। आए समझ, क्यों? क्योंकि मैं किस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, किस सप्लाई साइड। समझ में आया बात? सप्लाई साइड जो बंदा, या ये थ्योरी वही फॉलो होगी जिस देश के अंदर डिमांड ही डिमांड हो। इस देश के अंदर डिमांड अभी नहीं है, डिमांड खुद ही जनरेट हो जाएगी, हम ही जनरेट करेंगे, हम मेहनत तो करें डिमांड के लिए। समझ में आई बात? तो क्लासिकल थ्योरी से बोलते हैं, तो मार्केट को पहले यहाँ पर लेते हैं कि क्या होने वाला इन फ्यूचर इसका स्कोप बढ़ने वाला, इन फ्यूचर लोग मुझे ढूंढने वाले। आए समझ में, आने वाले टाइम पर देश का भविष्य है। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं किस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, केवल सप्लाई साइड। भारत सरकार का जो बजट था, पहला बजट था 28.45 लाख करोड़ का, बढ़ाया, फिर 34 का करा, फिर आई 39 पर, लगातार बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब उत्पादन बढ़ रहा है। इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही, इसका मतलब भारत सरकार भी उत्पादन को फोकस कर रही। भारत सरकार की यही नीति, आज भी भारत सरकार क्लासिकल थ्योरी फॉलो कर रही। अभी भारत के जो वित्त मंत्री है ना, उनसे बैठ कर पूछो कौन सी थ्योरी फॉलो कर रही, ऐसा समझो। उन्हें इकोनॉमिक्स का ABCD नहीं पता, तो तुम्हें तो पता कि तुम क्लासिकल थ्योरी फॉलो कर रहे। समझ में एक बात है? हर इंसान जो सप्लाई साइड में फोकस कर रहा है ना, वो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो कर रहा है, और जो क्लासिकल थ्योरी को फॉलो करके चलेगा ना जीवन में, केवल प्रोडक्शन पर ध्यान देगा। समझ आई बात है? आने वाले टाइम का राजा हो, राजा कौन हो? राजा। समझ में आई बात है? इसलिए कहता हूँ मैं, आने वाले टाइम पर इन लोगों का डिमांड है जो केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे, डिमांड पर ही। और विकसित देशों की क्या क्या पहचान है? विकसित देशों की क्या पहचान है? उनका यहाँ ये तो फुल हो चुका सिस्टम उनके यहाँ, वे डिमांड पर ध्यान दे रहे। समझ आई बात? और जहाँ डिमांड पर ध्यान दिया जाएगा, आपूर्ति स्वयं सर्जित हो जाएगी। तो इसका ये मतलब होगा जो कीन्स थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं वे कीन्स थ्योरी के समर्थक। समझ में आई बात? या हमारे यहाँ डिमांड की कमी, अरे यार इतना बड़ा जनसंख्या, सब चीज़ की खपत हमारे यहाँ से, लोग ना सामान उठाकर हमारे यहाँ डंप करते हैं। डंपिंग से बड़ा यूज़ होता है हमारे यहाँ, न्यूज़ चैनल यूज़ करते हैं, डंपिंग हो रही भारत के अंदर। ठीक है, जो जितना उन्होंने बनाया था ना उत्पादन लगा, उस तक कम दाम पर बेचते हैं यहाँ, जब उनके यहाँ इतना उत्पादन हो चुका। समझ गए तुम? डंपिंग करते हैं, और जो कस्टम अधिकारी ना, हमारे जैसे IAS अधिकारी वहाँ घूस लेकर ना इसके यहाँ डंपिंग करवाते हैं भारत देश के अंदर ही, वहीं खड़े रहते हैं बंदरगाह पर। तुम्हारे जैसे IAS अधिकारी जो होते हैं, इतने भ्रष्ट लोग हमें। समझ में आया? ये देखो जो भारत के अंदर जो डंपिंग हो रही, सुन लो ध्यान से, तो भारत के अंदर बताओ क्लासिकल थ्योरी फॉलो नहीं होगा। अब जरा मुझे एक बात बता दो, अगर तुम्हें डिमांड के और मांग के ऊपर लिखने को आएगा, अगर तुमने ऐसे लिख दिया भारत आज भी क्लासिकल थ्योरी पर काम करता है, क्योंकि जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ अधिकांश आपूर्ति के साइड पर फोकस किया जाता है। ठीक, जो आपूर्ति, जैसे हम आपूर्ति पर ध्यान लगाते हैं तो मांग स्वयं सर्जित हो जाती है। नंबर बैग पागल हो जाएगा मुझे कितनी गहराई तो पता सही इकोनॉमिक्स को, क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। समझ में आया बात है? ठीक, परंतु ऐसा भी देखा जाता है वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी के बाद यूरोप के अंदर जब उत्पादन अधिक मात्रा में हो गया था, तो वहाँ की इकोनॉमिक्स साइड को मांग के रूप में देखा जाने लगा, और वहाँ पर कीन्स थ्योरी को फॉलो किया जाने लगा। तो समझ जाएगा, कॉपी चेक करने वाला तकड़ा गया ना, धाकड़। तो ये तो लिखना, और लिखना क्या, सोल्यूशन दे सकते हो? तो सोल्यूशन दिखा दे रहा तुम साहब,
लेकिन समस्या पता कहाँ आई, जब हम क्लास कल लास्ट वाली क्लास में पढ़ रहे थे ना, तो हमने तुम्हें ये कहा भाई कि जो भारत के अंदर ना ऐसा पहली बार हुआ दुनिया के इतिहास में कि भारत के अंदर ना डिमांड घटेगी, ठीक। और कहते हैं किसी देश के अंदर डिमांड घट जाना, भारत जैसे देश के अंदर डिमांड घटना, इसका मतलब ये अच्छा विषय तो है नहीं, चिंता का विषय। और चिंता तो चिंता हो, ये घोर चिंता का विषय। अब तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी भारत के अंदर डिमांड कम क्यों हुई। अब ये मत कहना कि कोरोना कारण, कोरोना से पहले डिमांड घट रही थी, 2 साल पहले से। भारत की जो वित्त मंत्री थे ना 2019 के अंदर अपने स्टेटमेंट दे चुके थे कि भारत के अंदर, ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ उनका, जाकर देख लेना। भारत की वित्त मंत्री ने साफ कहा था कि भारत के अंदर ना डिमांड तेजी के साथ कम हो रहा है। और जब उसने बताया ना, ये मैं सुन रहा था खुद, उन्होंने कहा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र तक डिमांड कम हो रहा, तब भी मेरी रूह कहाँ फूटी। समझ में आई बात है। मैं सोचा भारत के अंदर डिमांड, वो भी ग्रामीण क्षेत्र तक कैसा कम हो सकता, इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश। तो मैंने सोचा ना इसके पर विचार करने के लिए गया, टाइप करके देखा फटाफट देते गूगल पर, हो क्या रहा, पीछे के एकदम भी सर्वे का डाटा निकल रहा। ओहो समस्या, तो जो मेरे सामने जो समस्या है ना निकल कर, तब मैंने आंकड़े विश्लेषित करे, तब मैं पढ़ ही रहा था। इकोनॉमिक्स का मुझे ज्ञान था लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, तभी मैं रिसर्च पर लगा हुआ था। क्योंकि मैं पढ़ता हूँ किसी चीज़ को बहुत कंगाल कर पढ़ता हूँ, जब तक मुझे उसका व्यावहारिक ज्ञान नहीं हो जाता तब तक मैं इसको जोक नहीं बना लेता ना, किसी टॉपिक पर जोक नहीं बना लेता तब तक उसे पढ़ता ही रहता हूँ। समझ में आई बात, जोक समझते हो। अगर किसी टॉपिक पर तुमने पढ़ने के बाद जोक बनाना शुरू कर दिया ना, यानी इस टॉपिक को तुम्हारी अच्छी खासी पकड़ हो चुकी। बात समझ में आया भाई, कोई दिक्कत, ठीक ठीक। तो मुझे समझ में आया हो क्या रहा, भारत के अंदर डिमांड इकट्ठा होना स्टार्ट हो। अब तुम घर जाकर पेड़ कॉपी में मत लिख देना कि भाई जी वीडियो देख रहे थे, यो कर रहे थे एकदम एक ही पेड़ कॉपी में लिख रहे हैं बड़े कॉपी चेक कर रहा था ना तुम्हारी में। अच्छा लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं समझ में आता ना, भूल जाते हो तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। समझ, अगली बार जब रिवीजन करोगे ना पता लग जाएगा इतना डाटा काम कर रहा है। अच्छा तो मुझे समझ में आया, तब मुझे समझ में आई हो क्या रहा। तब मैंने थोड़ा सर्च कर डिस्कस करने के बाद, थोड़ा किताब पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि भारत का ना, जो भारत था, चुप हो जाओ, ये जो भारत था ना, भारत का जो स्ट्रेंथ था, भारत का स्ट्रेंथ था कृषि। भारत का जो स्ट्रेंथ था ना कृषि। तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े देखे, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े मुझे पाया गया कि जो भारत का ना, भारत के 3 क्षेत्र जहाँ आर्थिक क्रियाएं हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब मुख्य रूप से कृषि हो, द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र हो, तृतीयक क्षेत्र का सेवा क्षेत्र हो। इसका मतलब मुझे समझ में आया यार, भारत की जीडीपी हो, भारत का जीडीपी है, और भारत का जीडीपी अंदर भारत के पास इतने सारे पैसे, इस मतलब सबसे ज्यादा पैसे पता कहाँ आता है, सेवा क्षेत्र तक। 53% योगदान सेवा क्षेत्र का, यानी भारत ने एक साल में जितना भी पैसा कमाया ना जीडीपी के अंदर, उस मतलब सेवा क्षेत्र से ज्यादा पैसा कमाया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सका। एनसीईआरटी में तो पढ़ गा रहे भारत को एक ग्रामीण देश कहते हैं, भारत आज भी गाँव में बसता, एनसीईआरटी में तो ये पढ़ गा रहे। दूसरे नंबर पर लिखा औद्योगिक क्षेत्र तक 28.8% योगदान। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ, पहले नंबर पर लिखा हुआ 18% योगदान, केवल 18% कृषि का वर्तमान समय में। मुझे इस डाटा ने ना हैरान कर दिया। और जब मैंने पिछली एनसीईआरटी पढ़ा ना, तो बताते हैं दादा भाई नेहरू जी के समय की थ्योरी हुआ, शुरू में स्टार्टिंग बताया, भारत एक कृषि प्रधान देश था, भारत की जीडीपी के अंदर ना सबसे बड़ा जो योगदान था वो कृषि रहा था। ये क्या हुआ कि भारत के अंदर आज योगदान सेवा क्षेत्र का हो गया, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा, सेवा क्षेत्र ज़्यादा बूम मारा, आया समझ भारत की जीडीपी में। समस्या है यहाँ। तो मुझे आंकड़े के दौरान मुझे पता लगा कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है ना, आज वो वेंटिलेटर पर काम कर रहा है। फसल अच्छी हुई किसान मारा गया, फसल खराब हुई किसान मारा गया। अब ये तो समझ में आ रहा है कि फसल अच्छी किसान मारा गया, ये नहीं समझ में आता फसल खराब हुई, फसल खराब हुई तो किसान मारा गया, फसल अच्छी तो किसान क्या क्यों मारा, कि उसके दाम घट गए। ये तो मतलब हुआ, जब दाम घट गए तो इसका मतलब अब एक स्पेशल सीजन हो, जैसे फसल घटेगी ना, तो जो किसान लोग हो, जब किसान लोग हो ना, किसान लोग जैसे उनकी फसल घटी तो उनके हाथ में पैसा जाता, लेकिन फसल तो खराब होगी तो हाथ में क्या नहीं आया, और जब पैसा आ जाता तो वे टीवी खरीदते हैं, एलसीडी खरीदते हैं, आए समझ, बेड खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। अब तो पैसा ही नहीं है, डिमांड कम होगी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र तो डिमांड कम होगी, इस कारण डिमांड कम होगी। पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि फसल खराब क्यों होगी, क्योंकि सरकार थी ना, सरकार के द्वारा समय पर बीज प्रोवाइड नहीं करवाया गया, सरकार के द्वारा कीटनाशक नहीं दिया गया टाइम पर, सरकार के द्वारा ना उनकी फसलों का ध्यान नहीं रखा गया, उनके यहाँ आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं हुआ। सरकार ने ना जब बजट बनाया था उसके अंदर एग्रीकल्चर को बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करा। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को, तुम्हारा कोई चाहता व्यक्ति और तुम काफ़ी समय तक इग्नोर कर रहा हो ना, तो कहते हैं तुम्हारी हालत बहुत बेकार हो जाने वाली।
आया समझ में? बिल्कुल इस ऐसी हालत है जैसे किसी एक पति पत्नी की शादी होगी हो, उसके बाद में उसे लगातार 20 साल तक इग्नोर कर रहे हो। तो हम लोग तो 30 साल तक इग्नोर करते आ रहे थे कृषि क्षेत्र को। वर्ष 1991 के बाद, वर्ष 1991 की पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े सुधार हुए। एग्रीकल्चर में कहाँ सुधार हुआ? इग्नोर किया गया अगली सरकारों ने इग्नोर करते चले गए। भारत का जहाँ स्ट्रेंथ था, कहते हैं किसी इंसान की अगर स्ट्रेंथ पर मेहनत ना करी जाना, वो तो इंसान खोखला हो जाने वाला, उसका अस्तित्व समाप्त हो जा। मैं हूँ, आज अपना पढ़ाना छोड़ दूँ, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मेरा स्ट्रेंथ एक ही, पढ़ाना। समझ में आया बात? और किसी टॉपिक को आसान तरीके से समझाना, कितना भी जटिल टॉपिक हो, ये मेरा स्ट्रेंथ। आज छोड़ दूँ ना, मेरा अस्तित्व खुद ही समाप्त हो जाने वाला, मैं नहीं पढ़ पाने का। मुझे पता ना, मैं इसलिए ही पढ़ता हूँ ताकि पढ़ा सकूँ, ये मेरा स्ट्रेंथ है। और तुम्हारा स्ट्रेंथ पता क्या है? पढ़ना, समझना, सीखना, ये भी तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अगर तुम ये छोड़ दो ना, ये समझ जाओ तुम मारे जाओगे, तुम किसी लायक नहीं है, कितनी भी मस्ती ले लो। समझ में आया बात है? तुम आज ही छोड़ दो कर, तो तुम्हारा ये ना सब कुछ तुम्हारा तबाह हो जाने वाला। समझ में आया बात है? तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ना पसंद करोगे, समझ में ये बात है, लेकिन तुम पढ़ाई छोड़ना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि दिस इज योर स्ट्रेंथ। यस और नो? ठीक, तुम्हारे पे हर चीज़ का त्याग कर दोगे क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ है। और तुम्हें ये बात जल्दी समझ में आती है। अभी मैं तुम्हें कहने लगूँ तुम यहाँ हटाओ, एक कंपनी में काम कर लो, 30,000 रुपये दे रही, तुम पता क्या बोलो? ना ना बाबा, अब मूड नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेंथ बन चुका है। नहीं आता तो बन चुका। इतनी बात बताओ समझ में? भारत के स्ट्रेंथ को इग्नोर किया गया। भारत का स्ट्रेंथ क्या था? कितने साल से इग्नोर कर रहे थे? 30 साल तक। वर्ष 1991 के बाद 2021 भी चला गया, 3 दशक बीत चुके। कृषि पर किसी सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि को ना सिर्फ, और कृषि को इग्नोर करने का मतलब पता किसे इग्नोर करना? भारत के अन्नदाता को इग्नोर करना। और मुझे बड़ा दुख हुआ, वर्ष 2018 के अंदर ना महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने, जब उनके पास कर्जे में जा चुके, आत्महत्या करी। सोचो, किसान ना आज सड़क पर आकर आंदोलन कर रहा है, तो सोचो कितनी बुरी स्थिति में किसान हमारा, जो जिसे हम देश का अन्नदाता कहते हैं। देश का अन्नदाता आज ना संकट से जूझ रहा, अन्नदाता जैसे हम बोलते हैं, जब देश का अन्नदाता संकट से जूझ रहा, कितनी बुरी स्थिति के अंदर है। अब किसान आत्महत्या कर रहे, एक के बाद आत्महत्या कर रहे, उस देश की कितनी बुरी स्थिति होगी। देश का अन्नदाता, वो अन्नदाता जो सेकेंडरी सेक्टर, जो आज ईगो दिखा रहा है, ये टर्सरी सेक्टर, इन्हें ये भूल जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर वाले, ऑफिस में बैठने वाले, ये जो टर्सरी सेक्टर वाले, कि इनकी जो थाली में भोजन आ रहा ना, वो प्राथमिक क्षेत्र आ रहा। आया समझ में? ये पॉलिसी मेकर, ये नीति निर्माता, नीति निर्धारक, ये नीतियों को क्रियान्वयन करने वाले, ये भूल जाते हैं इनकी जो थाली है ना, वो थाली उसका न्यूट्रिटेशन हो रहा है, उसके अंदर पोषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, थाली के अंदर नए नए प्रकार के जो प्रोडक्ट है सजते चले जा रहे, अन्नदाता दे रहा। किया गया इग्नोर। नतीजा, भारत का ना जो कृषि क्षेत्र था आज वेंटिलेटर पर पहुंच चुका। वर्तमान में भी समस्या है। उम्मीद करता हूं वर्ष 2023-24 का बजट जारी होगा, भारत सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कुछ करने वाली होगी। तुम ना विशेष तौर पर ध्यान लगाकर रखना कि बजट के अंदर क्या कृषि क्षेत्र के लिए कुछ किया गया। क्यों? क्योंकि भारत का स्ट्रेंथ आज भी कृषि गाँव में बसता। 1 मिनट के लिए मुझे ना, मैं बजट देख रहा था 2023-22-23 का बजट देखा, मुझे पूरा उम्मीद थी कि ये ना जो पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता, बजट पेश करने वाले, शायद एग्रीकल्चर के लिए कुछ करने वाले होंगे। ठीक, और जो भारत के एग्रीकल्चर का मैंने जीडीपी देखा ना, कि इस साल हम 39.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले बजट में। तो उसमें मतलब खर्च करने वाले हो तुम इस साल, जो तुम खर्च करने वाले हो कृषि के अंदर, हम इतना खर्च करने वाले। ओ भाई, इतना जो तुम खर्च करने वाले, इतना कम योगदान कृषि के अंदर, तुम अपने अन्नदाता को इग्नोर कर दिया। एक साल में तुम इतना पैसा, बहुत कम पैसा, कहते हैं इतना कम पैसा खर्च करा। स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी बहुत कम पैसा खर्च कर रहे। कृषि क्षेत्र को पूरी तरह बजट में इग्नोर कर दिया गया। अपने अन्नदाता को इग्नोर मार दिया तुमने, जिसके साथ तुमने अभी तो तुम 30 साल तक वैसे भी चिल्ला रहे, पीछे 50-40 साल किसके साथ धक्के खाए तुमने। हजारों साल तक तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या था? कृषि था, उसे छोड़ दे तुम ना। और जैसे ही तुम जब रिफॉर्म करते हैं ना, और एक बड़ नए व्यवस्था को हम अपनाते हैं, तो कहते हैं दर्द होता। और आज दर्द ना 30 साल बाद सीने में दर्द हो रहा है भारत सरकार के। समझ में आया बात? ये तो सीने में तो दर्द होगा ही। दर्द क्यों हो रहा? दर्द इसलिए हो रहा, क्यों? अपने स्ट्रेंथ को इग्नोर कर रहा है। भारत का स्ट्रेंथ कृषि क्षेत्र, वर्ष 2011 की जनगणना पढ़ना, उसमें देखो क्या डाटा दिया गया, कृषि का क्या योगदान था। और वर्ष 1951 के आंकड़े पढ़ना, और फिर दोनों की तुलना करना। आंकड़े ना याद करने का चीज़ नहीं होते, विश्लेषण का चीज़ हो। और तुम देखना वर्ष 1951 के समय में जो तुम आंकड़े लिखते हो ना, तो यहाँ काम आते हैं आंकड़े। तुमने उठा के लिख दिया 51, 11%, 2%, उसका मतलब भी समझा करो। और वर्तमान समय से तुलना करे करो। तुलना करते वक्त तुझे रखे करो, आंकड़े हमेशा विश्लेषण का चीज़ हो, ना कि याद करने का। आज से तुलना करे करो, उस टाइम पर क्या था और आज क्या था।
एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ये डाटा इसलिए सफिशिएंट हो। समझ आई? वर्ष 1951 में भारत की स्थिति क्या थी कृषि क्षेत्र में, और आज के समय में 2022 में भारत की स्थिति क्या है कृषि क्षेत्र में। समझ में आया बात? क्या कितना बुरी तरह इग्नोर किया गया। और उम्मीद करता हूं इस बार भारत सरकार कृषि क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ तो पक्का करने वाली होगी। पता लग गया ना भारत के अंदर। एक तो कारण ये हो कि भारत का कृषि क्षेत्र को पूरी तरह इग्नोर किया गया, जिसके चलते ना भारत के जो कृषि क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र वहाँ उपभोग में कमी हुई। जो वहाँ का किसान है ना, अन्नदाता जो गाँव के लोग, वे खर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके हाथ में पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि किसान की फसल बर्बाद होगी। फसल की बर्बाद क्यों होगी? क्योंकि सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। पॉलिसी क्यों नहीं बनाएगी? सरकार ने इसे इग्नोर कर दिया। सरकार ने सोचा, सरकार ने बताया इग्नोर क्यों करा? जब मेरे पास कृषि क्षेत्र तो पैसा ही नहीं आ रहा, 18% ही आ रहा, और दूसरे क्षेत्र तो 28% आ रहा, और तीसरे क्षेत्र तो मेरे पास 53% आ रहा, तो मैं कृषि क्षेत्र पर क्यों ध्यान दूं? पैसा भी सरकार ने फिर कम खर्च करा। सरकार ये भूल की इन दोनों का अस्तित्व ना, दोनों सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र, इनका वजूद ही जब प्राथमिक क्षेत्र काम कर रहा। समझ में आया बात? है देश के अन्नदाता ने 1.5 साल किसानों को सड़कों पर आंदोलन करा, सर्दी गर्मी धूप बरसात, कई किसानों की आत्महत्याएं हुई। इससे बुरी स्थिति क्या होगी यार? हम पूरी दुनिया को अनाज खिला रहे हैं। भारत के पास एफजीआई के भंडार बड़े बड़े एफसीआई बना दिया हमने। इतना अनाज हमारे पास, यहाँ हरित क्रांति के बाद हमारे पास इतना अनाज है कि हमने एफसीआई बनाना पड़ा हमें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। समझ में बात है? वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो हमने बनाया ना, खाद्य वित्त निगम जिसे बोलते हैं, जो खाद्य निगम वो बनाए, कंपनी बना दी पूरी, एक सस्ते में खरीद देंगे, सब कुछ थाल ये बांटेंगे, गेहूँ चावल बांटेंगे। इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है, और हम यहाँ से बाहर पूरी दुनिया को अनाज खिला रहे हैं। अब हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति जैसी जो क्रांति हमने हरित क्रांति गेहूं चावल पर लेकर आए ना, ऐसी क्रांति तुम दालों में क्यों नहीं लेकर आ रहे? अपनी जो तुम्हारी थाली उसे न्यूट्रिटेट क्यों नहीं कर रहे तुम? उसे पोषण युक्त क्यों नहीं बना रहे तुम? आज समझ, दालों में लेकर आओ ऐसी क्रांति। कब लेकर आओगे? जब भारत से कोई ऐसा बीज लेकर आओगे, जब भारत से ऐसी टेक्निक लेकर आओगे, तुम्हें जान का हैरानी होगी। हाँ, लोग भी ना हाथों तो कटाई करने जाते हैं, गलत नहीं है, फिर सही भी नहीं है। आज समझ, क्योंकि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में वितरित हो चुकी। समझ में आया बात? है सरकार को ऐसी पॉलिसी बनना चाहिए कि जो आसपास के गांव के लोग हैं ना, 4 लोग आपस में मिल जा और उन्हें स्पेशल बेनिफिट दिया जा, ताकि उस जमीन के टुकड़े को बड़ा करके उसके अंदर वहीं की वही कंपनी खोली जा सके। ऐसा समझ में, जिसकी मैंने तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनना चाहिए, फूड मेगा पार्क बनना चाहिए वहीं का वहीं। ये पार्ले जी का बिस्कुट तुम्हारे यहाँ बनकर आ रहा है, पार्ले जी का बिस्कुट ये वहीं तुम्हारे यहाँ खेत की बराबर बनना चाहिए, पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट ही। उससे क्या होगा? उसके अनेक बेनिफिट होंगे। ये बेनिफिट होगा, गाँव के लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, और रोजगार ही नहीं मिलेगा, गाँव के लोग फटाफट काम करने दिन में अपने घर भी चक्कर मार सकते हैं कि उनके घर में क्या क्या आर्थिक गतिविधियां चल रही। गुजराती इस मॉडल में नहीं काम कर रहा। हाँ, कितना बेस्ट तरीका। ये तो तुम सोचना, ये तो तुम पॉलिसी मेकर बनोगे। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाना ना तुम्हारी सोच को इंप्रूव करता। अगर तुम्हारी सोच इंप्रूव हो रही ना, इसका मतलब तुम पढ़ रहे, लिखे थोड़ा ही कुछ अभी, इसलिए तुम पढ़ रहे। भारत के कृषि क्षेत्र को इग्नोर नहीं करना, और आंकड़े को ना याद नहीं करना, आंकड़े को विश्लेषित करना। किसी की बात करते वक्त बताना, पता जब भारत था ना, भारत अब मुझे मीडिया वाले बात करते हैं, मुझे कहते हैं आप आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता। मैंने कह रहे आप आ जाओ, तो मैं क्या बात करूंगा? कृषि क्षेत्र में उनसे बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र पर ऐसा भाषण दूंगा ना, उनके ऐसी जैसे चुप बैठे रहेंगे, पता ही नहीं उन्हें कुछ भी। क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करो तो स्वास्थ्य के क्षेत्र के डाटा याद करके लेके जाऊंगा मैं कि 1951 में स्थिति थी, वर्तमान समय में स्थिति, बीच में स्थिति सुधरी थी। तो ऐसे तो बातचीत करी जाती है, ऐसे तो डिबेट करी जाती है। तो कहीं तुम्हें बोलना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट तुम है। आया समझ, कृषि क्षेत्र के बारे में तुम कहा बोलने के लिए, तो क्या बोल लोगे? ये बोल लोगे मेरे लेक्चर सुनोगे, पहले कान में लगाएगा। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? तो कुछ तो करना चाहिए भारत सरकार को। उम्मीद करते हैं 2023-24 वाले बजट पर, फरवरी 2023 में बजट पेश होने वाला है। जब भी तुम पढ़ोगे, कभी बजट पढ़ोगे, तो बजट में विशेष तौर पर सब चीजें याद रखना कि भारत की जो जीडीपी है ना, जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, जो प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का कितना योगदान है, और तृतीयक क्षेत्र का। वर्तमान समय के अंदर सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, सर्विस सेक्टर जिसे बोलते हैं। आज वो बूम करा। अब भारत सरकार भी सर्विस सेक्टर पर ध्यान दे रही, और सर्विस सेक्टर तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा, अपने पैर पसार रहा। इसलिए कहते हैं जिसको कंप्यूटर चलाना आएगा ना, वो भूखा नहीं मरने वाला। आने वाला टाइम कंप्यूटर युग, कंप्यूटर करना बस। समझ में आया बात है? और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ये बनते ही नहीं, ये हम भारतीय बनवा कर लेकर आ रहे। समझ में आया बात है? यहाँ भारत सरकार PLI जैसी स्कीम चला रही। सारे इस सब्जेक्ट को तुम अलग करके कभी नहीं पढ़ सकते, कभी भी। सब चीज़ें दूसरे जुड़ा हुआ। और ये तुम घर बैठे बैठे पढ़ते वक्त ना खुद ही जोड़ना स्टार्ट कर दो, बस। इसे बोलते हैं IQIP। ठीक, ये तो IQIP इंटरलिंकिंग प्रोग्राम थे, ये तो इंटरलिंकिंग का जोड़ पढ़ रहे हैं, यहाँ से जोड़ दो कहीं और से। सरकार क्यों चला रही है? पता लगा सरकार, भारत के पास आज भी सेमीकंडक्टर की कमी, चिप ही नहीं है भारत के पास। आज जो चिप है ना, उसमें सिलिकॉन यूज हो,
भारत सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक ही नहीं है, अमेरिका सबसे बड़ा सिलिकॉन का उत्पादक। अब जो बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज हो रहे हैं ना उसमें सिलिकॉन, आने वाला टाइम फिर अमेरिका का सिलिकॉन का डिमांड बढ़ रहा है। एक दिन ऐसा होगा सिलिकॉन निकाल ले सिलिकॉन भी खत्म हो जाएगा। और जब सिलिकॉन खत्म हो जाएगा तो सारी बैटरी खत्म हो जाएगी नहीं, सारी बैटरी खत्म। जब सारी बैटरी खत्म हो जाएगी भाई, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दे रहे तो फिर क्या करोगे? अभी तो तुम कह रहे सौर ऊर्जा तो चैनल करो, तो इसमें जो सौर ऊर्जा में लगाओ तो सिलिकॉन तत्व लगा, वो सिलिकॉन भी तो भाई तुम ये प्लेट है, सौर ऊर्जा तो चार्ज होगी, इसके अंदर कुछ चार्ज भी तो होगा, वो सिलिकॉन लगने वाला, वो सिलिकॉन ही खत्म होगा पृथ्वी के अंदर, तब क्या करोगे? फिर लौट गया वहीं जी, अब लौट जाओ वेदों की तरफ। आज मतलब फिर लोगों को याद आएगा भारत का एग्रीकल्चर याद आएगा। ठीक है, जी लो 100-150 साल जितना जीना, फिर भारत की याद आ गई। आज फिर माथा पकड़ के गोड्डों में सर दे करोगे। ठीक, जी लो जितना टेक्निकल युग में जीना, ये तुम्हारा टाइम है टेक्निकल युग का, जी लो। समझ में आया बात? या मुझे नहीं मिला मौका जीने का, तुम जी लो। ठीक है, मैं तो ओल्डेस्ट इंसान हूँ, मैं तो 2000 से पहले की पैदाइश हूँ, तो तुम जियोगे अच्छा तरीके से युग जियो, कोई बात नहीं। लेकिन कह देना अपने वाली जनता को कि हमारे भैया समझाए थे, क्या समझाए थे? ये 100-150 साल ही पसीना जा रहा था। जिस दिन सिलिकॉन खत्म हुआ ना, आए समझ सबके दर्द मिट जाने वाले। अब भारत सबसे बड़ा सिलिकॉन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बड़े बड़े कांगो घाटी के अंदर पाया जाएगा, अफ्रीका के अंदर, आज समझ अमेरिका के अंदर पाया जाएगा, चाइना के अंदर पाया जाएगा, अफगानिस्तान के अंदर पाया जाएगा, कुछ खास गिने चुने देश है। जिस दिन वहाँ खत्म हुआ सिलिकॉन तत्व, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व का समाप्त। तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो चल रहे थे ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरे, सब बंद। फिर क्या करोगे? लौट जाओगे? आज सब बाद में जाकर बताया लाइन 10 तो जब चलाओगे, जो मिट्टी का तेल होगा वो भी खत्म कर देगा। ऐसे बदलो, फिर वो ना वो राजा महाराज होगे जो महल थे उनकी तरफ लौटोगे। समझ में? चलो इतनी दूर की सोचनी चाहिए। यूपीएससी का लेवल क्रॉस करके हम थोड़ा आगे चले गए। यूपीएससी का जो लेवल है ना, हम क्रॉस करके थोड़ा आगे चले गए। अच्छा, जानकारी मिल रही? तुम क्या जानकारी मिली कि भारत के अंदर देखो किस चीज़ की कमी है? तो तुम पता नहीं कौन सी पढ़ाई करते हो, तो रात दिन लिखने पर लगते रहते हो, पता नहीं क्या क्या लिखते हो, कहीं भी तुम्हारे याद नहीं रहता। 5 दिन पढ़ाया तुम्हारे याद नहीं है, मैं 10 दिन पढ़ाया याद कर। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने के बाद उस पर जोक बनाता हूँ, ठीक, और बेइज्जती करता हूँ उस सेक्टर की बहुत बुरी तरह, मन में। ये तो चलती है हमारी डिबेट। जब बच्चे मेरे तो पढ़ने आते हैं, तो क्या पढ़ने आते हैं? जब डिबेट करते हैं तो मैं इस टॉपिक की धज्जियाँ उड़ा देता हूँ, ठीक, पूरा रिसर्च करता हूँ उसको दबा, जबरदस्त तरीके से, ठीक ठाक तरीके। मेरा मानना उस मेरे से ज़्यादा कोई बोल ना सके उसके ऊपर। ये भारत का ग्रसित क्षेत्र, वेंटिलेटर पर आज इतनी बुरी हालत में, आईसीयू में चला गया, बचा लो सर। हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ तुम। अब बचा सको तुम बचा सको उसको, कैसे बचाओगे? इग्नोर मत करना, ऐसे बचो। ठीक, तुमने मेरे फोटो देखे, इग्नोर पोज देता हूँ मैं सर देखे ना तुमने, ऐसे इग्नोर करा है ना भारत सरकार ने, इग्नोर कर रहा है, पोज बना के इग्नोर कर रहा है। पता किसकी तरफ देख रहे थे? सर्विस सेक्टर की तरफ देख रहे। इधर बेचारा इधर बैठा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये फिर भी सर्विस सेक्टर की तरफ देख रहे अंतरिक्ष की तरफ मुंह उठाकर। 2018 का टाइम था, 19 का पूर्ण उम्मीद थी मुझे कि अब तो शर्म आ गई ना, अब तो एग्रीकल्चर में जाना। 2018 19-20 का बजट आया, मैं पूरा देखता रहा कि कुछ नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में। जो वही परंपरागत तकनीकी इन्होंने बजट में पहले बनाई थी वही अब अपनाई। आया 2020-21 का बजट, तब तो कोरोना ही आ गया था, इनकी हालत और खराब हो चुकी थी। बजट आया, कुछ नहीं, वो भी समाप्त हुआ। मैंने कहा अब तो दिक्कत क्या, कृषि क्षेत्र पहले डूबा हुआ था, ये और डूब जाएगा। आज समझ 30 नंबर पर 21-22 का बजट आया, चाहे कुछ तो होगा एग्रीकल्चर पर, कुछ कोई काम नहीं करा गया। तो मुझे समझ में आने लगा, ओहो वित्त मंत्री हल। फिर मैंने सोचा वित्त मंत्री क्या हल कर रहे थे, इनके आसपास जो पॉलिसी मेकर बना रहे कौन है, जो इन्हें पॉलिसी बना कर दे रहे। पता चला बाद में जाकर फिर 8-9 बंदे जो इन्हें पॉलिसी बना कर दे रहे, मैंने उनका डाटा निकाला, देखा यार 9 बंदे उसमें ऐसे, 9 मतलब 8 बंदे ऐसे जिनका बैकग्राउंड ही इकोनॉमिक्स का नहीं है। तो क्या बता देंगे तुम? और 8 जो 9 बंदे पॉलिसी बना रहे हैं ना, उन्होंने कभी गाँव में रहे नहीं, जो पॉलिसी में गाँव में रहे नहीं। जो नीति निर्माता, तू क्या बनाता, कागज पर लिखा कैसी पॉलिसी बनागा जो गाँव में कभी गया ही ना हो? क्या पॉलिसी बनागा वो? आज समझ लो, उन्होंने सर्विस सेक्टर देखा, कंप्यूटर पैदा हुआ कंप्यूटर में और बैठा हुआ फिर भी कंप्यूटर में, फैन देखा आज तक। अभी गाँव में आता तो पता चलता ना कि एक हाथ से लिखना पड़ा, दूसरे हाथ से हवाई ओढ़नी पड़ा साइड में। समझ में आया बात है कि ग्रामीण जीवन ऐसा होता नहीं ऐसा, ठीक। अरे एक हाथ तो पसीना भी आ रहा साइड से, फैन है नहीं है, ठीक, दुआएं करनी पड़ा, भगवान हमारी चला था। और इनके अच्छा भगवान लाइट आ जा, अच्छा भगवान लाइट आ जा, इस तरह चलने पड़े। होता नहीं इस तरह, ठीक। मैं तो जब करता था, जब मेरा नाटक छूट जाता था ना, तो भगवान तो हाथ जोड़ बैठता, ए भगवान लाइट आ जा। मतलब इतना अच्छा दृश्य चल रहा, इतने अच्छा दृश्य चल रहा था। सुन लो,
नाटक की बात सुनो, नाटक की बात। नाटक के अंदर इतना अच्छा दृश्य चल रहा था, आज तक तो आज नायक ना नायिका तो पक्का मिलने वाला था, मिलने वाला था, जा ही रहा था बस मोटरसाइकिल आए तो बीच में अब जो बिजली वाले थे ना, बिजली विभाग वाले थे कौन नहीं, महिलाओं ने और जो आसपास छोटे बच्चे थे भर भर कर गालियां दी उन्हें, दिल खोल कर गाली दी। अब मेरी मम्मी ने जो गाली दी ना, मैं यहाँ तो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। मेरी मम्मी और मैं आया समझ में, हम दोनों, मेरी मम्मी और मैं और ये मेरी मम्मी और मैं, तुम देखते थे नाटक तुम देना साथ मेरा, आया समझ में, तो हमें शौक था कि तुम देना साथ मेरा, इस तरह का नाटक देख, दिल खोल कर गाली देती मेरी माता। ठीक, नाटक देखने का बड़ा शौक था। बताओ समझ में नहीं? अब आ जाओ। उसके बाद पता क्या हुआ, चलो डिमांड तो घट ही रहा था एग्रीकल्चर क्षेत्र में, लेकिन बाद में जाकर पता चला फिर लॉकडाउन लग गया 2022 में। जब लॉकडाउन लगा था 2022 में, उस टाइम पर मेरी पढ़ाई चल रही थी ज़बरदस्त वाली, ठीक, और उस लॉकडाउन का जो फ़ायदा मुझे हुआ ना, ऐसे लगना नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ ना, जो हो सके लिए हो, मुझे 1 साल पूरा पढ़ने का मौका मिला ज़बरदस्ती। इसी जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ मैं, इसी रूम में बैठ कर पढ़ता था, चलो हुआ। लॉकडाउन का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना, किससे हुआ इसे समझ लो। जहाँ एग्रीकल्चर क्षेत्र पहले से अपने वेंटिलेटर पर काम कर रहा था, वो और डूब चुका पूरी तरह। ठीक, अब देखो 2 तरीके के लोग हो। नंबर फर्स्ट, एक तो हो पुअर, गरीब हो, जो बहुत गरीब हो, गरीब मतलब जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन कर रहे थे, जो शहरों में रहते थे गाँव की ओर पलायन कर रहे थे, प्रवासी, क्या वो ना प्रवासी, ठीक। उसके बाद एक मध्यम वर्ग, मध्यम मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास कौन लोग, ये मिडिल क्लास में कि जिनके पास जॉब नहीं है, आए समझ में, दिल्ली दिनचर्या अपना ठीक ठाक तरीके से भोजन कमा रहे, 2 पैसे बचा भी लेते हैं और ठीक ठाक तरीके से कमाते हैं, डेली काम करते हैं बेचारे, आए समझ में। जैसे जो डेली काम करने वाले, एक तो बहुत गरीब वर्ग, लेबर वर्ग में काम करता है, आज समझ, आज ही कमा, आज ही खर्च करता है, ये कमा के भी खर्च करने के बाद फिर बचा भी लेगी, ठीक ठाक तरीके से सेविंग भी कर लेता है, ये बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग। उसके बाद लेकिन ये बीपीएल में नहीं आते हैं, ये बीपीएल में नहीं आते, ये बीपीएल वाले सारे समझ में, जिन्हें गेहूँ चावल फ्री में मिला था लॉकडाउन में। उसके बाद अमीर वर्ग, ठीक, समस्या इनके पास भी है, अमीर वर्ग के पास भी समस्या, इनके पास भी समस्या, इनके पास भी समस्या। उनके पास समस्या इतनी कि पैसा इतना कि सोच रहे कहाँ कहाँ दान कर, ऐसे समझ, लॉकडाउन में दान करने का पूरा सोर्स प्राप्त हुआ। इनके पास इन तो कोई समस्या नहीं है, खाने पीने की तो कोई समस्या नहीं है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये चाहते ये चीज़ ये चाहते 1 साल और लॉकडाउन लग जा, समझ आई बात है। इनका तो ये मानना था। ये अमीर वर्ग, समझ में आया बात है, जो हमारा ये अमीर वर्ग में हम तुम लोग नहीं आते, हम अमीर वर्ग के लोग नहीं हैं कि यार समझ आई, जो पैसे दान करते फिर रहे। हालांकि मैंने मानता था 21,000 रुपये मैंने दान कर दिए थे, ठीक, आ जाओ। लेकिन मैं मध्यम वर्ग में आता हूँ, सुन लो, क्योंकि मैं डेली का डेली कमाता हूँ, डेली का डेली खर्च करना पड़ता है मुझे, समझ में, क्योंकि जिनकी मंथली वाइज सैलरी फिक्स हो। अभी गरीब वर्ग के बारे में समझ लो, गरीब वर्ग के सरकार जितनी पॉलिसी बना ली थी ना, तो सरकार गरीब के लिए पॉलिसी बनाई, मध्यम वर्ग के लिए, अमीर वर्ग के लिए। गरीब वर्ग को ध्यान में रख के सरकार की पॉलिसी बनाई गई। 20,00,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया, ये वाला पैकेज जारी कर दिया, गेहूँ फ्री में मिलेगा, खाते में पैसे आ रहे हैं, किसके लिए, गरीब। सारा काम किसके लिए कर रही है सरकार, गरीब के लिए कर रही थी। बीच में कौन पिस रहा था, मध्यम वर्ग को इग्नोर कर दिया। और कहते हैं, पता क्या कहते हैं, अगर कोई भी बिजनेस, कोई भी सरकार अगर मध्यम वर्ग को इग्नोर कर देगी ना, डूब जाएगा वो बिजनेस भी डूब जाएगा। मध्यम वर्ग बहुत बड़ा वर्ग, गरीब भी इतने लोग नहीं है जितने मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को सबसे बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई बेचारे को, जिसकी मंथली वाइज सैलरी फिक्स थी, आता था जाता था ऑफिस में काम कर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ना तो सरकार के द्वारा कुछ दिया गया, ना अमीर लोगों के बारे में कुछ सोचा गया। अमीर लोगों ने गरीब लोगों के बारे में सोचा जाएगा, आज समझ, दान भी नहीं दिया, इन्हें थोड़ा दिया, इन्हें तो इग्नोर मार दिया, इन्हें थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रखी, इनका सारा खत्म होगा। इन्होंने भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मध्यम वर्ग को। मध्यम वर्ग को ना आज भी इसे नुकसान पहुँचा रहा है। और मध्यम वर्ग ना, जो मध्यम वर्ग, ये डिमांड पैदा करता है देश के अंदर, यही तो जो डिमांड पैदा करता है। आज समझ में, ये गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर काम करने वाले लेबर, ये कितना डिमांड है, तो खाने पीने तक इनका सीमित है सब, समझ में आया बात है।
उसके बाद डिमांड कौन पैदा करे? सेविंग करते हैं ना, सेविंग करने के बाद डिमांड पैदा करते हैं। अब यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र में था, ये जो मध्यम वर्ग था ना, ये अपने गांव की ओर लौटा बेचारा, जाने के लिए मजबूर हो चुका कि गांव के अंदर कुछ तो रोजगार होगा, खेती के अंदर तो कुछ तो पैसा आ रहा होगा, वहीं से करके खा लेगा, अपनी खेती करेगा। अब इसे यहाँ कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं है, भागो अपने गाँव की तरफ। मध्यम वर्ग को पूरी तरह इग्नोर किया गया। कोरोना की बात बता रहा हूँ, कोरोना के बाद भी इनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं करा गया। और जब मध्यम वर्ग को इग्नोर करोगे ना, सब कुछ तबाह कर देगा। आज देखते हो तुम, रियल एस्टेट में मंदी, तुम कभी सोचा कि जमीन इतनी महंगी क्यों, बिल्डिंग मकान इतनी महंगी क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लैक इकोनॉमी का जन्म हुआ। ये तो मैंने तुम्हें बताई, रियल एस्टेट में मंदी, और लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मंदी किस तरह है। आज समझो रियल एस्टेट में मंदी क्यों आई, पता क्यों आई? क्योंकि जो मध्यम वर्ग था ना, सरकार ने ना मध्यम वर्ग, ये अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग हैं बड़े खतरनाक है, इतने खतरनाक, अपने पैसे गुने ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने के लिए, ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करने के लिए जमीन के प्लॉट खरीद लेते हैं। जैसे हमने खरीद लिया नहीं खरीद लिया, अपने पैसों को ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करना, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जमीन या बिल्डिंग को खर्च कर दो, ये सरकार थोड़ा टैक्स लगा देगी, जमीन बिल्डिंग पर कोई टैक्स आई नहीं, एक ही बार टैक्स देना जब खरीद दोगे बस, वो भी रजिस्ट्री करवाते हो, वो भी बहुत कम मात्रा में हो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अब जितने बड़े जिसके पास ज़्यादा पैसा हो, उसके पास तुम देखोगे बहुत संपत्ति, उसका 2 प्लॉट पड़े हुए, उसके 2-3 प्लॉट नहीं पड़े हुए, सरकार से टैक्स से पैसा बचाने के लिए उसे इतना खरीदना पड़ा। और हम जिस चीज़ की डिमांड करते हैं तो महंगी होगी सस्ती होगी? सरकार, हम जिस चीज़ की डिमांड करते हैं महंगी होगी सस्ती होगी? अब तुम समझ होंगे कि जमीन इतनी महंगी क्यों? अमीर लोगों के द्वारा मांग की गई, डिमांड करी गई। क्यों करी गई? उनके पास बहुत सारा पैसा, उसे क्या करना, वाइट करना, ब्लैक से वाइट कन्वर्ट करने, वही तो ब्लैक मनी। लेकिन तुम ब्लैक से वाइट मनी ना बोल लो, तब भी से ब्लैक मनी बोल लो, क्योंकि ब्लैक टैक्स से बचने के लिए उन्होंने जमीन खरीद दी, और जमीन इतनी खरीदी कि इतनी डिमांड बढ़ गई, उसकी मांग ही बढ़ा दी उन्होंने। अब मांग बढ़ा दी, इसका मतलब उसके रेट बढ़ गए। जमीन तो इतनी महंगी, 2 कमरे की शहर में जमीन लेकर तो दिखाओ। जो मकान है ना, आम आदमी की पहुंच तो बाहर निकल गया, खरीद नहीं सकता इंसान। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना, इस सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो चुकी। बात समझ में आई? आज पता लग गया ब्लैक मनी कैसे इन्वॉल्व हो चुकी। क्यों? लोगों ने टैक्स से बचने के लिए ना यहाँ पर डिमांड बढ़ाई, जमीन बिल्डिंगें खरीदते रहे, क्योंकि पता नहीं वो कोई टैक्स देना नहीं, बिल्डिंग पर टैक्स देना पड़ा, दोनों मकान खरीद लिया, जमीन खरीदी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, एक ही बार रजिस्ट्री होगी, वो 10-20 हज़ार रुपये सरकार को देना पड़ा, अलग अलग सभी जितना जमीन खरीदोगी इतनी फीस होगी बस, उसके बाद कभी कोई टैक्स नहीं देना। आया समझ में? इतने खतरनाक हो, इतनी बात बताओ जो समझ में आई। इसलिए हमारे यहाँ ना रियल इस्टेट के अंदर जो मकान है, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका। नोएडा जाओगे, कितनी बार उदाहरण दिया, बड़ी बिल्डिंग देखता हूँ, मुझे दिल्ली जाता हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 1,000 फ्लैट बनकर तैयार हो उन बिल्डिंगों में। अभी दूर से देखना बहुत अच्छी लगती है, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग। तुम पहली बार जाओगे ना, मेरे साथ जाने का कभी अवसर प्राप्त हुआ, समझ में आई बात है, तुम्हें शीशे की तरफ तुम देख नहीं देने का बिल्कुल भी, समझ में आया? वहीं उठाकर वहीं लेके चला जाऊँगा, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, देखो कितने लोग रहते हैं इसके अंदर, तो एक भी लोग नहीं है इसके अंदर, तो तुम समझ में आएगा, ओहो यार भाई जी सही कह रहे थे कि भारत इसके अंदर ना रियल इस्टेट के अंदर ब्लैक मनी इन्वॉल्व, जिसके कारण डिमांड बढ़ा तो फिर रेट बढ़ जाएंगे, रेट बढ़ गए, जब रेट इसलिए बढ़ गए, इतने बढ़ गए कि आम आदमी खरीद नहीं सकता। समझ गए? जब आम आदमी नहीं खरीद सकता, इसका मतलब मध्यम वर्ग को हमने पूरी तरह इग्नोर किया गया। कौन से वर्ग को? ये मध्यम वर्ग था ना, जो डिमांड पैदा करता था, अब वो उसकी भी पहुँच से बाहर निकल चुका है, अब इनका ही कब जाओ। समझ आए? ये थोड़ा खरीद लेंगे, ये तो बहुत गरीब आदमी बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक, BPL वाले हैं, बता ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब कि जैसा अब ये अमीर वर्ग हो गया, मतलब कि जो भूमि होगी मतलब ये खरीद रही है, तो ऐसा भी तो नीति बना सकती है ना सरकार, मतलब इतना तो पता ही चल जाता है कि मतलब भाई कि ब्लैक मनी कहाँ जा रही है, कहाँ पर रख रहे, तो ऐसी नीति बना सके ना कि किसी ने फ्लैट वगैरह कुछ भी खरीदा, अगर वहाँ पर इन्होंने मतलब कि अपना आवास नहीं करा, मतलब ये नहीं रहे, 1-2 साल के बाद उस पर भी टैक्स लेने लगा, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो सरकार की जब पॉलिसी बनाई जाना, कहते हैं अगर जमीन पर टैक्स लेना शुरू कर दिया ना, तो अन्नदाता तुरंत आंदोलन करता है, जब टैक्स लेंगे तो सब पर लेंगे टैक्स। नहीं मतलब उस चीज को नहीं, जो मतलब ऐसा पड़ी, कैसी जमीन पड़ी? मतलब जैसे कि हमने प्लॉट ले लिया, अभी हमने वहाँ पर लिया, तो वहाँ पर कोई रह नहीं रहा, वो तो हम जो वैसे ही है ना हम वहाँ पे खेती कर रहे ना कुछ कर रहे, खेती की तो छोड़ दो, मतलब जो रहने की सर, जो आप बता रहे हैं ना, जब आपने वहाँ जमीन ली ना तो उसकी रजिस्ट्री करवाई होगी, और रजिस्ट्री करवाने में ना 10-20 हज़ार रुपये का अलग से करते हैं, आपका टैक्स चला गया, तो मतलब एक बार ही टैक्स दे दिया, अपना पूरी जिंदगी का एक बार टैक्स दे दिया। जब आप जो बेचोगे ना, जब बेचोगे तो जो खरीदेगा फिर वो टैक्स देगा, सरकार को टैक्स दे चुके आप, जब तक भी आप रहोगे ना तब आप, तो फिर देगा, फिर अंग्रेजी सरकारों में, इस सरकारों में अंतर क्या था?
आप बताओ, आपने ज़मीन ले ली, जमींदारी करो। रुक जाओ, आपने ज़मीन ले ली, आपने जो ज़मीन ले रखी वहाँ, जो ज़मीन ले रखी, आप रह यहाँ रहे, आप चाहते हो कि टैक्स दो वहाँ रहते रहते दोगे, आप देना पसंद करोगे, मतलब कि हम तो वहाँ आप देना पसंद करोगे टैक्स, आप टैक्स देना पसंद हाँ, करोगे। मतलब कि अगर हमारी कंडीशन ऐसी हुई तो मतलब कितने नैतिक तरीके से सोच रही है, वाओ। मतलब इसे खुद टैक्स देना पसंद नहीं है, जो मुझे नहीं पसंद नहीं है तो दूसरा कैसे अपेक्षा कर सको। ये बात सही है गलत है? जो हम दूसरे ऐसा कैसे ले जाओगे तुम, टैक्स कैसे ले लोगे? फिर तो ब्रिटिश का अलग इतना नैतिक नहीं होता कोई भी, समझ में आया बात है? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि वो बता रहे कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के रख रखी है। अमीरों से ही टैक्स ले, वो आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, मतलब जिनके पास ज्यादा धन है ज्यादा तो धन है। टैक्स दिया जाता है। हाँ तो टैक्स जो ज्यादा करेगा रजिस्ट्री उसकी ज्यादा होगी, तो दुनिया रजिस्ट्री का पैसा, जब आप रजिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना, जितने जन वो पैसे दे चुका, इतना पहले दे चुका हो, ठीक, जिसके चलते आम आदमी पहुंच से बाहर निकल चुके। रियल एस्टेट बहुत महंगा हो चुका, आज तुम फ्लैट बड़े बड़े फ्लैट बनकर तैयार है, खरीद नहीं सकते, पता लगा, ठीक। अब आज या कल में हम 1 या 2 दिन के अंदर ना, बहुत कोई दिन जा रहा, मैं सुमुहूर्त की तलाश कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था। हाँ ये इंटरेस्ट है, काम होता भाई दोस्ती आज। नहीं, सुन तो रहे, पहले ध्यान लगे, जो हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले, भारतीय अर्थव्यवस्था को इतनी डेप्थ और गहराई में पढ़ना, तुम घर जाकर सर्च। मुझे इतने क्वेश्चन पूछ रहे तुम, पता कितने क्वेश्चन पूछेंगे, अगर जी ऐसा हुआ तो क्या होगा, इतना सर्च कर देना तुम कि जीवन काल में तुझको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, तुम्हारे खून में बस जाए इंडियन इकोनॉमी, समझ गए? अगर मैं जीएसटी पढ़ाया ना, जीएसटी के बारे में इतना सर्च करो उसको पागल कर दो जीएसटी को, समझ की बात यार? एंटीबॉडी डाल दूंगा मैं तुम्हारे अंदर, समझ, इतना एंटीबॉडी पैदा कर दूंगा। इकोनॉमिक्स की किताब खोल लोगे ना, इकोनॉमिक्स की किताब खोल लोगे, चल टिक चल, कुछ नहीं आता, चल चल चल, इकोनॉमिक्स की 11वीं 12वीं किताब होगी ना, ABCD दिखाई देगी, ABCD तुम देखोगे ना, ये टॉपर ने कहता है 11वीं 12वीं किताब पढ़नी चाहिए, तो जब उन्होंने कहेंगे ये वाली किताब पढ़नी चाहिए, तो बंदा कैसे करोगे? ऐसा करोगे, समझ गए? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो कि तुम सामने वाले व्यक्ति को मजाक बना रहे हो, इसका ये मतलब है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्लासिकल थ्योरी और जो किन्स थ्योरी कहाँ कहाँ अपना सकते हैं, और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ क्या समस्या और कैसे दूर किया जाना चाहिए। अब बताओ, भारत के अंदर डिमांड कम हो रही, जब डिमांड कम हो रही तो क्लासिकल थ्योरी को अपनाना चाहिए, किन्स थ्योरी को? किन्स थ्योरी को। तो मेरा मानना, देखो, जब डिमांड कम होगी ना तो जरूरी नहीं है कि हम क्लासिकल थ्योरी को अपनाओगे, लेकिन समस्या पता क्या है, ये हुआ भारत के अंदर। तो मुझे 2022 में पूरी उम्मीद थी कि जो भारत सरकार है ना, भारत सरकार, जब इकोनॉमिक्स का बजट पढ़ोगे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था बजट पढ़ते वक्त कि भारत सरकार ना अब ना डिमांड पर ध्यान देगी, डिमांड पर। तो जब बजट आया ना 2022-23 का, तो मेरी आंखें धरी की धरी रह गई, जो मुझे अपेक्षा थी ना अंदर, तब भी क्लासिकल थ्योरी अपनाई। ऐसा समझ लो, ये तो कहते हैं इकोनॉमिक्स का ABCD भी नहीं आता, अपनाना चाहिए था, किस थ्योरी अपनानी चाहिए थी, नहीं देखना चाहिए ना किस टाइम पर कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। अगर दवाई नहीं दोगे तो गलत समय पर गलत दवाई दोगे तो रिएक्शन तो करेगी ना, समझ आई बात यार? तो इसलिए यही कारण था, आज फिर समस्या पैदा हो रही भारत के सामने, ठीक। भारत का युवा नाराज है, ये पूर्ण रोजगार देने में सक्षम नहीं है, समझ में आई? भारत का युवा नाराज है, ठीक, ऐसा देशभक्ति करने पर लगा हुआ, फिर लेकिन ये विशेष ओकेजन पर ही होगा बस देशभक्ति। 15 अगस्त का टाइम आगा, ये सब कुछ भूल जाएंगे, जब चुनाव आगा ना ये भूल जाएंगे, एक विशेष पार्टी को वोट डाल लो, इनका भी फिर राजनीतिकरण कर दिया जाना। और जो राजनीतिकरण कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स की जानकारी है नहीं, अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, समझ में आई बात है? अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, अनपढ़ों की तरह सोचते हैं। अब मैंने क्या समझाया, बड़े लोगों को सुनो, बड़े लोगों को सुनने का डर डालो, बड़े लोगों में रहो, बड़े बन जाओ, ठीक। और उसके बाद उल्टा करना इसका, तो सब चीज़ उल्टा ही होगा। फिर कैसे बन जाओगे? छोटे बन जाओगे, हो सकता है 2 फुट के बन जाओ, समझ में आई बात है? तो मैं अपनी वाणी को ही देता हूँ विराम। हमारी तुम्हारी होगी मुलाकात कब? कल। शायद मैं भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर दूँ, लेकिन मैं भारतीय अर्थव्यवस्था तभी स्टार्ट करूँगा, पता कब? जब ये मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ना बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था का व्यवहार कैसा है, ठीक। अपने आप को देखो, सुनो, देखो इकोनॉमिक्स कहीं नहीं है। इकोनॉमिक्स ना पढ़ने के बाद तुम ना बस आसपास ग्रामीण लोगों को देखना है, नजरिया बदल दो, ये क्या सोच रहा है। आजकल मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, लोग डिमांड पर जाते हैं। अब भारत के लोग कैसे, आजकल भारत के लोग ऐसे, पता कैसे, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है वही बनाएंगे, वही मार्केट में लेके जाएंगे, जब तो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। आज समझ में, यूट्यूब की वीडियो देखिए, वही चीज़ बनाएंगे जो लोगों को लग रहा है इंटरटेनमेंट, ये लॉन्ग टर्म ही चलने का।
समझ गए? लॉन्ग टर्म ही चलने का, खत्म हो जाएगा कुछ दिनों बाद, इंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा, डिमांड खत्म हो जाएगी, ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बात है? कपिल शर्मा का शो कौन देख रहा है? टाइम धरा, अब धरा का टाइम लंबे समय तक सस्टेन कर पाया, ठीक। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो परंपरागत चीज़ें थी, ये मूवीज थी, जो मूवीज थी बॉलीवुड वाले लोग देखना आज ही पसंद करते हैं। बॉलीवुड वालों ने भी इंटरटेनमेंट दिया, नकार दिया, साउथ इंडस्ट्री पे चले गए, साउथ की मूवी देखते हैं लोग। तो क्यों? क्यों? पहले देखते नहीं थे, पहले उनकी मजाक बनाते थे, आज उन्हें पसंद कर रहे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे थे, सप्लाई साइड पर ध्यान दे रहे थे। बनाते हुए इतनी मूवी बनाई उन्होंने, इतनी मूवी बनाई, कहाँ ध्यान दिया उन्होंने? सप्लाई पर। किस पर ध्यान नहीं दिया? डिमांड खुद बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? उत्तर भारत में भी जबरदस्त तारीफ फैल ली। KGF 2 यहाँ की थोड़ा ही है, नीचे की बाहुबली आया समझ कहाँ आई? दक्षिण भारत के लिए। अब फिर जब आई तो फिर आज देखो डिमांड इतना, लोग ना साउथ बॉलीवुड गए भाग, ऐसे समझ में ये सब बनाते हैं, इसे देखते, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद देखता हूँ, उनकी कॉपी करके बना रहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने डिमांड पर दे रहे थे ध्यान दिया, डिमांड, जिस चीज़ की डिमांड उसे देश में बनाते जा रहे, लोगों ने नकार दिया। समझ में आई बात है? तो जो आज भी तुम्हें बता रहा हूँ मैं, जिस चीज़ की तुम डिमांड है ना, तुम उसको कभी मत ध्यान दो। जिस चीज़ का डिमांड नहीं है ना, तुम ना सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दो, उत्पादन पर। समझ आई बात है? और डिमांड खुद ही जनरेट होगी। ये तुम्हारा जो रूल है ना, जिंदगी में भी काम करेगा। तो अभी तुम UPSC के जो सिलेबस तुम पढ़े सी कोई डिमांड है भाई? नहीं है ना। आने वाला टाइम इसका ही है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन पढ़ते ही जा रहे हैं। अब जब इसकी डिमांड बढ़ेगी ना भयंकर तरीके से, लोग तुम्हारा जो नोट्स है ना लाखों करोड़ों में बिकेगा। आया समझ में? कॉपी देखकर घर आया कि तुम्हारे क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, फिर इनके स्टेटमेंट बदलने में तो 2 घंटे पढ़ती थी। फिर इन्हें कहा कि तो 2 घंटे पढ़ती थी। इतना बात बताओ, समझना ही नहीं है। चलो कल को पढ़ेंगे हम इंडियन इकोनॉमी।